نادي مش شهر الخان 28 फरवरी 2026 यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने मिलकर ईरान पर मैसिव कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक लॉन्च किए, जिसने मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पहले 12 घंटे में 900 के आसपास एयर स्ट्राइक्स की गई। निशाने पर था ईरान का मिसाइल बेसिस, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री कमांड सेंटर और ईरान की टॉप लीडरशिप। इस ऑपरेशन का प्राइम ऑब्जेक्टिव तो ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने का था, लेकिन इस अटैक का सबसे शॉकिंग रिजल्ट कुछ और ही था। ईरान की कैपिटल तेहरान में यूएस द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खोमेनी की हत्या कर दी जाती है, जिससे यूनाइटेड स्टेट्स इस अटैक के जरिए पूरी दुनिया के सभी देशों को ये मैसेज देती है कि यूएस बिना किसी वार्निंग के किसी भी देश के टॉप लीडरशिप को मार गिरा सकती है। दोस्तों, आयतुल्ला खोमेनी की हत्या मॉडर्न मिडिल ईस्ट हिस्ट्री का सबसे ड्रामेटिक पॉलिटिकल असैसिनेशन माना जा रहा है। यूएस और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और मोसाद ने मिलकर एयर स्ट्राइक्स को अंजाम देने के लिए लोकेशंस आइडेंटिफाई करने में रोल प्ले किया है। इस स्ट्राइक में आयतुल्ला खोमेनी के साथ साथ कई ईरानियन मिलिट्री लीडर्स और उनके फैमिली मेंबर्स मारे गए। यूएसए और इजराइल की दोस्ती और ईरान से इनकी दुश्मनी कोई आज की बात नहीं, बल्कि ये एक बहुत पुरानी टकरार है। 1953 में ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसाद्देक ने एक फैसला लिया कि वो अपने देश की सरजमी से निकले ऑयल को नेशनलाइज करेंगे। मोसाद्देक का ये फैसला यूएसए जैसे डेवलप्ड नेशन की ऑयल कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि ऑयल को नेशनलाइज करने से उसका पूरा कंट्रोल ईरान सरकार के हाथों में चला गया, जिससे ईरान की सरकार ऑयल का प्राइस और किस देश में ऑयल को कितना एक्सपोर्ट करना है ये डिसाइड कर सकती थी, जिसके चलते वेस्टर्न ऑयल कंपनीज को और खासकर यूएसए को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता। अपने फायदे के लिए यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने एक बहुत खतरनाक प्लान बनाया। मिशन था ईरान की गद्दी से मोहम्मद मोसाद्देक को हटाना और ईरान के टाइटुलर हेड शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को वापस पावर में लाना, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में बात की है, जो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। 1979 से पहले ईरान में शाह मोहम्मद रेजा पहलवी की मोनार्की हुआ करती थी, जिसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस यूएसए के साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली हुआ करते थे। उन दिनों ईरान पूरी दुनिया में अकेला ऐसा मुल्क था जिसके पास सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व हुआ करता था। ईरान यूएसए को ऑयल एक्सपोर्ट कर इकोनॉमिकली पावरफुल बन रहा था, लेकिन साथ ही साथ ईरान के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स में करप्शन, ऑथोरिटेरियन रूल और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी काफी ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहा था, जिसके खिलाफ ईरान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। 1979 के दौरान ईरान में एक रेवोल्यूशन आया और शाह मोहम्मद रेजा पहलवी की सरकार गिरा दी गई। इस रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने खुद को एक इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट घोषित किया, जिसकी सत्ता रिलीजियस लीडर के पास चली गई। रिपब्लिक स्टेट बनने के बाद ईरान की फॉरेन पॉलिसी भी पूरी तरह से बदल दी गई। अब ईरान ने ओपनली यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की पॉलिसीज को अपोज करना शुरू कर दिया। ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद कुछ ईरानियन स्टूडेंट्स ने ईरान में बनी अमेरिकन एम्बेसी को ऑक्यूपाई कर लिया और 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को हॉस्टेज बना लिया। ये क्राइसिस 444 दिनों तक चला। इस इंसिडेंट के बाद यूएसए ने ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। यूएसए और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरी तरह से तोड़ दिए गए। दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। दोस्तों, ये इंसिडेंट ईरान यूएसए हॉस्टिलिटी का फाउंडेशन बना। इजराइल मिडिल ईस्ट की एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है। इजराइल का मानना था कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेता है तो इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में आ सकती है, लेकिन ईरान का कहना था कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल एनर्जी पर्पसेस जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मेडिकल रिसर्च और साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए है। इजराइल और वेस्टर्न कंट्रीज को ईरान की बातों पर भरोसा नहीं था। यूएसए और इजराइल ये दावा कर रहे थे कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी डेवलप कर सकता है। यूएस को यह इंश्योर करना था कि ईरान कभी भी एक न्यूक्लियर स्टेट ना बन पाए, जिसके लिए ईरान को मल्टीपल इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन करने पड़े, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस डील के अंतर्गत ईरान ने न्यूक्लियर रेस्ट्रिक्शंस को एक्सेप्ट किया, लेकिन ईरान में पॉलिटिकल चेंजेस होने के बाद ये डील कमजोर पड़ने लगी और मिडिल ईस्ट में टेंशंस फिर से एस्केलेट होने लगी। इजराइल को लगता था कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेता है तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, जिसको काउंटर करने के लिए इजराइल मिडिल ईस्ट में यूएस के इन्फ्लुएंस को बरकरार रखना चाहता था। यूएस और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ईरान में मल्टीपल कोवर्ट ऑपरेशंस लॉन्च किए, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट का असैसिनेशन किया गया। ईरान की मिलिट्री इंटेलिजेंस पर साइबर अटैक करवाया गया। 2010 में इजराइल और यूएसए ने मिलकर स्टक्सनेट मालवेयर का इस्तेमाल कर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अटैक किया और ईरान के हजारों न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूग्स को बर्बाद कर दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मालवेयर अटैक स्टेट स्पॉन्सर्ड था, जिसमें इजराइल और यूएसए का हाथ था। पहली बार डिजिटल बॉम्ब से न्यूक्लियर प्लांट
प्लांट्स को टारगेट किया गया। ईरान के नतांस फैसिलिटी में 1000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूज खराब हो गए। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सालों पीछे ढकेल दिया गया। दोस्तों, यह साइबर वॉरफेयर का सबसे बड़ा स्कैंडल था जिसमें सुपर पावर्स ने चुपके से दूसरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया। दोस्तों, 2020 तक ईरान और इजराइल ने कभी भी एक दूसरे पर डायरेक्ट वॉर डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन ये दोनों ही देश एक दूसरे के साथ एक तरह के शेडो वॉर में थे, जिसमें ये दोनों देश एक दूसरे पर साइबर अटैक, मिसाइल स्ट्राइक्स, ड्रोन अटैक और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किया करते थे। आज तक ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री नेटवर्क पर अटैक करते रहते हैं। 2024 तक ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट मोस्टली इनडायरेक्टली हुआ करती थी, लेकिन 1 अप्रैल 2024 के दिन मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में एक मेजर इंसिडेंट हुआ जिसने मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया। 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने सीरिया में एक ईरानियन डिप्लोमेटिक बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसमें ईरान के 2 सीनियर जनरल्स और 5 मिलिट्री एडवाइजर्स मारे गए। ये बिल्डिंग टेक्निकली ईरान की काउंसलर बिल्डिंग थी। ईरान ने इसको अपनी सॉवरेनिटी पर अटैक माना, जिसके रिस्पॉन्स में ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च किए। दोस्तों, पॉलिटिकली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट था, क्योंकि पहली बार ईरान ने डायरेक्टली इजराइल पर अटैक किया था। इस इंसिडेंट ने ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट को डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में बदल दिया, जिससे ये अनुमान लगाया जाने लगा कि मिडिल ईस्ट में कभी ना कभी एक बड़ा रीजनल वॉर हो सकता है। 13 जून 2025 को इजराइल ने 200 से ज्यादा फाइटर जेट भेजकर ईरान पर एक बड़ा एयर अटैक किया। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया गया, जिसमें कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट और मिलिट्री कमांडर्स मारे गए। इस अटैक के बाद सिचुएशन बहुत सीरियस हो गई। जवाबी कार्यवाही में ईरान ने इजराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए, जिसमें से लगभग 90% मिसाइल्स इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिए, लेकिन कुछ मिसाइल्स ने इजराइल के तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में तबाही मचाई। 22 जून 2025 आते आते यूएसए भी इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो गया। अमेरिका ने ईरान के नतांस और फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बंकर बस्टर बॉम्ब से अटैक किया, जो ईरान के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर सेंटर्स हैं। दोस्तों, ये कॉन्फ्लिक्ट 12 दिन तक चला, जिसमें 28 इजरायली और 600 से ज्यादा ईरानियन मारे गए। 24 जून 2025 के दिन यूएसए ने 12 दिन की ईरान और इजराइल की इस लड़ाई पर सीज फायर करवाया। लेकिन दोस्तों, आज के समय जिन हालातों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की यूएस द्वारा हत्या की गई, उसने मिडिल ईस्ट में एक जंग सी छेड़ दी। खमेनी की हत्या के तुरंत बाद ही ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मिडिल ईस्ट के उन देशों पर मिसाइल अटैक लॉन्च किया जहां यूएस के मिलिट्री बेसिस पहले से एस्टेब्लिश थे। कतार, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, इराक में एस्टेब्लिश यूएस मिलिट्री बेसिस को ईरान ने तबाह कर दिया, जिससे ये ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट आज रीजनल वॉर में तब्दील हो गया है। मिडिल ईस्ट के इस रीजनल वॉर ने पूरी दुनिया के देशों को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ यूके, फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपियन कंट्रीज ने यूएस और इजराइल को डिप्लोमेटिक सपोर्ट किया। वहीं दूसरी तरफ रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे ईस्टर्न कंट्रीज ने यूएसए और इजराइल द्वारा की गई ईरान पर मिसाइल स्ट्राइक और आयतुल्लाह खमेनी की हत्या को कंडेम किया। दोस्तों, ईरान, यूएसए और इजराइल का ये ट्राइलेटरल कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर पॉलिटिक्स, इंटेलिजेंस वॉरफेयर, ऑयल जियोपॉलिटिक्स और रीजनल अलायंस का एक ऐसा खतरनाक कॉम्बिनेशन है जिसमें अभी भी ग्लोबल पावर्स जैसे रशिया और चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट में रशिया और चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए तो ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। धन्यवाद।